प्राइसेस पे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ओवरनाइट मार्केट्स में यहाँ पर जोरदार तेजी है। तनिजा जी, 4.5% की तेजी के साथ आज यहाँ पर बाजार खुले हैं। ऑलमोस्ट 5% हमारी स्क्रीन पर अब क्लियरली जिस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच में अब यहाँ पर चिंताएं बनती हुई नजर आई हैं, उसका जो यूएस ईरान पीस टॉक है उस पर क्लियरली असर पड़ता हुआ दिखेगा। यहाँ से अब प्राइसेस पे क्या सेंस है? देखिए, बाजार को इजराइल और लेबनान तो पहले चिंता बनी ही हुई थी, लेकिन अब बाजार इस बात को लेकर के और चिंतित हो गया जो पिछली हमने 12 घंटे के अंदर देखा है। जिस हिसाब से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, फिर ईरान ने इजराइल के ऊपर किया और मिसाइलों का प्रयोग हुआ है। जब से जो बड़ी फ्रेजाइल सीज फायर है लेकिन चल रही थी, लेकिन इस तरह का हमला एक दूसरे के ऊपर नहीं हुआ था। तेहरान पे भी हमने देखा कि रात को बमबारी होती रही मिसाइलों से। इसको लेके बाजार जो है वो थोड़ा जो है बहुत भयभीत है। बाजार को लगता है कि एक सीमा के आगे इजराइल अमेरिका की बात सुन नहीं रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बयान देते हैं कि बड़ी सख्ती से हम पेश आएंगे इजराइल के साथ, खासतौर से उनके प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन उसके बाद वो बयान उनका जो है 24 घंटे के अंदर ही जो है वो थोड़ा नरम पड़ जाता है। और जिस हिसाब से इजराइल अपनी कार्रवाई कर रहा है, उनका तो एजेंडा वही है कि ग्रेटर इजराइल बनाना है। प्रभाव के हिसाब से उनका जो प्रभाव है पूरे इलाके के अंदर रहे। और ईरान जो है वो पहले के मुकाबले उसको लगता है वो पहले से मजबूत है और अमेरिका को बहुत जरूरत है कि वो युद्ध को खत्म करे, लेकिन ईरान तो कोई सी जल्दबाजी में नजर नहीं आता। उनको लगता नहीं है वो बहुत ज्यादा खोएंगे। तो इसलिए बाजार इस बात को लेकर चिंतित है कि ठीक है सीज फायर है, ठीक है ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, ठीक है तेल की कीमत जो कम है, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है। जिस जो युद्ध के हालात है उसमें तेल की कीमत जो है वो $125 पर बैरल बड़े आराम से हो जाती। लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश करता है, ट्रंप साहब कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से उनका लंबा हाथ काम करता है। इसीलिए तेल की कीमत उतनी नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से भी रिलीज कराते हैं, अपने जो मित्र देश हैं उनसे भी रिलीज करवाते हैं। रशिया का तेल भी जो है बाजार में आने दे रहे हैं, ईरान का तेल भी बीच में बाजार में आने दिया। वेनेजुएला के तेल के लेकर के जो पूरी दुनिया के अंदर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो उसको लेके तेल की कीमत वहां नहीं है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका इसको। लेकिन नरेंद्र जी, आपको लगता है कि अगर यही स्थिति यहाँ पर जून एंड तक भी रही, जुलाई भी हम इस तरह से अंत आता हुआ देखते हैं, तो आपको लगता है जिस तरह के रिजर्व्स हैं वो और डिप्लीट होंगे, ग्लोबल इन्वेंट्रीज ऑलरेडी गिरती हुई नजर आई हैं, किस तरह के प्राइसेस फिर हम देख पाएंगे बेस्ट केस सिनेरियो में इस क्वार्टर में और एक वर्स्ट केस सिनेरियो में इस साल के अंत तक? देखिए, साल के अंत तक तो कहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो सिनेरियो बन के आ रहा है उसको ऐसा लगता है कि $100 के आसपास कीमतें घूमने वाली हैं, क्योंकि रिजर्व जो खाली हुए हैं उनको भरना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सीज फायर में कुछ होता है तो वो भी जो है कि बहुत ज्यादा तेल कीमतों को असर आ जाएगा, लगता नजर नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि $90 से लेकर के और $105 का अगर हम बैंड लेके चलते हैं आने वाले जो है 2-3 महीने के अंदर, तो मुझे लगता है हम सेफ है। लॉन्ग टर्म कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि तेल अभी हाल फिलहाल जल्दी में सस्ता होने वाला तो नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल्स जहां होना चाहिए था भाई $72, $73, वहां तो अभी पहुंचने वाला नहीं है। तो $90 से लेकर के $105 का थोड़ा लंबा बैंड है, लेकिन मुझे लगता है ये बैंड अगर हम लेके चलते हैं और युद्ध जो है दोबारा शुरू नहीं होता है, और तो 90 से 105 का डॉलर है, इसके बीच में कीमतें जो घूमेंगी। तो 90 से 105 के बीच में, और एक पॉसिबिलिटी है कि हम और भी तेजी यहाँ पर आता हुआ देखेंगे अगर ये वॉर और ये स्टेटस को इसी तरह से यहाँ पर लंबा चलता है। नरेंद्र जी, ओपेक ने यहाँ पर अपनी मीटिंग में 180,000 बैरल के हिसाब से और प्रोडक्शन बढ़ाई है जुलाई के लिए, और ये लगातार तीसरा महीना है जब हम ओपेक से प्रोडक्शन बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ये सब पेपर पे है, ऑन ग्राउंड उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है वो एक्सपोर्ट करने की, एक पॉइंट है। और दूसरा ये कि जितना लंबा ये चलेगा, आपको लगता है सी छोड़ के पाइपलाइंस और लैंड की तरफ यहाँ पर फिर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज देखना शुरू करेंगी? नहीं, अच्छा आपने प्रश्न किया मनीषा। दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब पहले स्विंग प्रोड्यूसर होता था, जब मर्जी आया वो स्विंग प्रोड्यूसर था, तेल की तो ऊपर नीचे कर पाता रहता। आज उनके पास तेल भी है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, लेकिन उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं। वो कैसे करेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो परेशानी में बंद है लगभग। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो नया स्विंग प्रोड्यूसर बन गया है। इतिहास में पहली बार जो है, कम से कम रिसेंट हिस्ट्री में पहली बार है कि अमेरिका स्विंग प्रोड्यूसर बन गया है तेल का, और वो तेल का उत्पादन बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कीमतों को प्रभावित भी कर रहा है। दूसरी, आपने इवैक्यूएशन की बात करी। हाँ, इतना जरूर हो गया है कि जो खाड़ी के देश हैं अब उनको जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। पाइपलाइन के माध्यम से, चाहे वो जो है फुजैरा के माध्यम से आए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या ओमान, उनको ये रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। वरना भारत जैसे देश जो है उनको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि हमारी निर्भरता जो अभी तक काफी हद तक खाड़ी के देशों में रहती है कि उस पर कम करें,
कीमत कुछ भी होती हो, लेकिन अन्य देशों से लाना शुरू करें, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, युद्ध हो या ना हो, लेकिन निर्भरता को स्ट्रेटेजिकली कम करें, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये आवश्यक है कि आप ऐसे इलाके पर डिपेंड नहीं कर सकते जहां जरा सी मिलिट्री या फौजी हरकत हो जाए या जियोपॉलिटिकल हरकत हो जाए तो डिसरप्शन इतना बड़ा हो जाए कि आपकी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन जाए। तो भारत के सामने अगर या तो वो पाइपलाइन बनाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नया रास्ता ढूंढे और जल्दी ढूंढे, नहीं तो भारत जैसे देश जो है, शायद जापान कोरिया भी यही करे, लेकिन भारत तो अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि अपनी निर्भरता जो है वो खाड़ी के देशों पर कम करो और वेनेजुएला, ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, मैक्सिको, अंगोला, नाइजीरिया, इन देशों पे बढ़ाओ। हो सकता है उसकी कीमत ज्यादा हो जाए, लेकिन डिस्ट्रप्शन जो है वो नहीं होगा। स्ट्रेटेजिकली अब भारत भी उस दिशा में सोच रहा है और ये सऊदी अरब, कुवैत, इराक और इन सब देशों को पता है, या तो वो पाइपलाइन बनाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो इंसुलेट करे अपने, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भारत जैसे देश जो है उनको नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। तिना जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकल के आई कि भारत की जो डिपेंडेबिलिटी है अपने क्रूड इंपोर्ट्स के लिए चेंज होती हुई नजर आई है और ये लंबा समय तक अगर चलेगा तो शायद हम वो और भी वाइडनिंग इन सेंस ऑफ इंपोर्टर्स यहाँ पर ढूंढने की कोशिश, रादर एक्सपोर्टर्स ढूंढने की यहाँ पर कोशिश करेंगे।